हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जार अलेक्जेंडर तृतीय की गृह नीति को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना सहज भाषा में आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूँ। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न रहेगा, जार अलेक्जेंडर तृतीय की गृह नीति का वर्णन करें। दोस्तों, ये जो जार अलेक्जेंडर तृतीय थे, पहले आपको समझना है ये कौन थे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जार अलेक्जेंडर द्वितीय को पढ़े थे। ये भी रूस का शासक था और जो जार अलेक्जेंडर तृतीय है ये जार अलेक्जेंडर द्वितीय का पुत्र था, यानी द्वितीय का पुत्र तृतीय। ठीक है, समझ में आया? सन था, बेटा था। ठीक है, समझ में आ गया। दोस्तों, ये जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय था ये बहुत ही ज़्यादा उदारवादी शासक था और इसने रूस में बहुत तरह का सुधार किया, बहुत तरह का बदलाव लाया, मतलब अच्छा काम किया। लेकिन दोस्तों, क्या देखा गया, इसने बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भी उनको मार दिया गया। ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई। इसीलिए उसके बाद उसका जो पुत्र था जार अलेक्जेंडर तृतीय, ये सुधारों में विश्वास नहीं करने लगे, उदारवादी विचार नहीं रखने लगे, एकदम कट्टरता प्रतिक्रियावादी शासन करने लगे, अपने मर्जी से काम करने लगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर क्रोध था। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इतना समझ गए हैं तो आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो क्लियर हो गया है। वो किस तरह का काम किए वही देखना है, उनका नीति क्या था वही देखना है। ठीक है, तो जार अलेक्जेंडर तृतीय की गृह नीति। जार अलेक्जेंडर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जार अलेक्जेंडर तृतीय रूस का जार बना, यानी शासक बना। उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। इसी कारण जार अलेक्जेंडर तृतीय के मन में उदारवादी सुधारों और उदारवादी आंदोलन के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार का उदारवादी विचारधारा का मेल नहीं खाता था, वो एकदम उसके पक्ष में नहीं थे। इसी कारण वह अपने शासन व्यवस्था में घोर नहीं होगा दोस्तों, घोर, ठीक है, घोर प्रतिक्रियावादी नीति अपनाने लगे। अलेक्जेंडर द्वितीय उच्च शिक्षा हासिल नहीं किए थे, यानी जो अलेक्जेंडर द्वितीय था उनका जो पुत्र था तृतीय, वो उतना हाई एजुकेशन प्राप्त नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली था। उसमें शासन चलाने संबंधी व्यवहारिक ज्ञान में कोई कमी नहीं था, यानी जैसे शासन चला सके उतना ज्ञान उनमें था। ठीक है, वह जनता की आशाओं और उनकी आवश्यकताओं से भी परिचित था, पर वह जानबूझकर किसी उसके प्रति उदासीन दृष्टिकोण बनाए रखा था। यानी वो जानता था कि रूस के व्यक्तियों की क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर अनजाना बना रहा। ठीक है, अनजान बना रहा। विभिन्न अवसरों पर रूसी जनता अपनी आक्रोश व अभिव्यक्त कर रहे थे, यानी दोस्तों बहुत जगह पर जार अलेक्जेंडर तृतीय के लिए विचार कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और जन आक्रोश भी देखने को मिल रहा था। लेकिन जार अलेक्जेंडर तृतीय जानबूझकर इनको नज़रअंदाज करते रहे। किनको? रूस के जनताओं को। ठीक है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय अपनी शासन व्यवस्था में प्रति सुधारवादी की नीति अपनाई। दोस्तों, यहाँ पर द्वितीय नहीं तृतीय होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया? प्रति सुधारवादी, यानी सुधार किसी प्रकार का कोई नहीं। ठीक है, तत्कालीन दृष्टि से यह नीति लाभप्रदायी हुआ। इसके दीर्घकालीन प्रभाव ने रूस के जारशाही को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, उस टाइम के हिसाब से वो जो कुछ काम नहीं किया वो तो सही था, क्योंकि उनके पिताजी बहुत सारे काम किए थे, लेकिन बाद में जो उनका विचारधारा था, उनका नीति था, उससे बहुत सारे नुकसान रूस के शासक को हुआ, जारशाही शासन को हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक से कोई किसी प्रकार का कभी भी ना आपको खर्चा पड़ेगा, ना ही मेरे को फ़ायदा होगा। लाइक कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियो अगर आप समझ रहे हैं तो
जार अलेक्जेंडर तृतीय की गृह नीति। दोस्तों अभी क्या करेंगे, वो तो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, ठीक है। अभी एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या काम किया उनका गृह नीति के तौर पर। एक तंत्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना। दोस्तों एक तंत्रीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, वो कट्टरतापूर्ण शासन किया, यानी उसके शासन व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था, वो अपने मर्जी के मालिक के हिसाब से काम करने लगे, ठीक है। जार अलेक्जेंडर तृतीय एक तंत्रीय शासन व्यवस्था का कट्टर समर्थक था, यानी सिर्फ अपना स्वयं शासन करेगा। वह खुद को रूसी शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाना चाहता था। रूढ़िवादी प्रवृत्ति होने के कारण वह रूस के एकतंत्रीयवाद और रूढ़िवाद के सहारा जारशाही और रूसी राष्ट्रवाद को मजबूत करना चाहते थे। यानी क्या था दोस्तों, वो अकेले ही सब चीज़ का हेड हो करके जो शासन व्यवस्था वहाँ पर खराब होते जा रहा था सबको सुधारना चाहते थे, ठीक है। उस समय रूस का प्रमुख दार्शनिक पोवोदोनोस्तोव, ठीक है दोस्तों, ये क्या प्रोनाउंसिएशन है आप लोग कर लीजिएगा, बहुत जटिल नाम होता है रूसी नाम, ठीक है। वह कट्टर रूढ़िवादी विचारधारा का था। तो ये एक दार्शनिक थे जो बहुत ही ज़्यादा कट्टर विचारधारा के थे और रूढ़िवादी थे, ठीक है। उसे औद्योगिक क्रांति तथा नगरों के विकास आदि जैसे आधुनिक संकल्पनों से घृण थी। यानी जो दार्शनिक थे वो एकदम कट्टर रूढ़िवादी विचारधारा के थे और वह किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं मानते थे। उसके विचारों से सहमत होकर जार अलेक्जेंडर तृतीय ने उदारवादी और क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति कठोर नीति अपनाई। यानी वो जो दार्शनिक थे उनके ही मार्गदर्शन पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कट्टरतापूर्वक शासन किया, और जो उदारवादी विचार रखता था एकदम नहीं रखता था, वो अपने मर्जी के मालिक के हिसाब से काम करता था। अपने दायित्व जनता के आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने तक ही सीमित रखा। यानी क्या था, जो जनता का बेसिक नीड था, यानी जो ज़रूरत है उसी पर ही थोड़ा बहुत ध्यान दिया, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता को लगे कि ये उदारवादी विचारधारा के जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है लोकतंत्रीय भावनाओं पर कठोर नियंत्रण। जार अलेक्जेंडर तृतीय ने अपनी गृहनीति में सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया कि जनता को मुक्त लोकतंत्र वाली भावनाओं को नियंत्रण किया जाए। यानी दोस्तों जो रूस में व्यक्ति थे उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मुक्त है, यानी फ्रीडम है, आज़ाद है। उन लोगों को लगना चाहिए कि यहाँ का जो शासक है वो सबसे हेड है और ये जो देश है वो लोकतंत्र देश नहीं है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने स्वशासन व्यवस्था से संबंधित कानूनों का पुनर्निरीक्षण किया। यानी जो शासन व्यवस्थित कानून था उसमें पुनर्निरीक्षण किया, उसको जांचा परखा और थोड़ा बहुत चेंजेस भी किया, ठीक है। उसने कानूनों में संशोधन करके शासन व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए कठोर नीतियां बनाई। उसने प्रांतीय राज्यपालों की शक्तियों से भी वृद्धि कर दी। यानी जो प्रांत के राज्यपाल था उसके शक्ति में भी वृद्धि कर दिया। यानी वो भी आप क्या करें, जैसे रूस के जो जनता थे उन पर कठोरतापूर्वक दमन कर सके, ठीक है। अब कृषि केवल जबरदस्तों के सदस्य की एक निर्वाचन कर सकते थे और राज्यपाल इन उम्मीदवारों से प्रतिनिधित्व का चुनाव करते थे। यानी दोस्तों क्या है, जो वहाँ के जनता थे सिर्फ और सिर्फ उसको निर्वाचन के लिए ही छोड़ा गया था। सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना, तुम सिर्फ वोट के लिए ही जन्मे हो, तो वही वाला बात हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अस्थायी अधिनियम। जार अलेक्जेंडर तृतीय ने रूस के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को रूढ़ करने के लिए 1881 में कई अस्थायी अधिनियम जारी किए। इन अधिनियमों के द्वारा उसने लोगों की अभिव्यक्ता, यानी जो आज़ादी है वो अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता, उदारवादी
तथा क्रांतिकारी आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। यानी जो उदारवादी विचारधारा है और उनकी स्वतंत्रता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उनको भी प्रतिबंध लगाने का कोशिश किया। इन अधिनियमों के आधार पर सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर प्रेस तथा सभी व्यक्तियों की तलाशी ली जाती थी। संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत के गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मतलब उस टाइम का ऐसा व्यवस्था था, जैसे यहाँ पर हम लोग का था ना काला कानून, जैसे रोलेट एक्ट आया था, वैसे ही सेम दोस्तों किसी भी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। देशद्रोह जैसे गंभीर मामलों में बंदियों को साइबेरिया जैसे ठंड स्थानों पर भेजा जाता था। ठीक है, यानी किसी के ऊपर अगर देशद्रोह वाला कानून लग गया, ठीक है, और अगर आरोप सिद्ध हो गया या फिर दोस्तों वो अगर ज़बरदस्ती किसी को चाहते तो वो साइबेरिया जैसे ठंड इलाके पे भेज देते थे। ठीक है, जेल में। ठीक है, अस्थायी अधिनियम को लागू करने के बाद सैन्य अदालतों में हर दिन मुकदमा चलाने सामान्य बात हो गई। यानी जब ज़बरदस्ती किसी के ऊपर मतलब केस लादा जा रहा था तो हर दिन कोर्ट पर मुकदमा स्टार्ट हो गया। राजनीतिक षड्यंत्र और जारसाई के विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों व्यक्तियों को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाने लगी। ठीक है, यानी जो भी व्यक्ति शासक के विरुद्ध कुछ भी काम कर रहे थे उनको पूरा घोर उनका यह हो रहा था। ठीक है, दमन हो रहा था और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्रतापूर्वक उनको जेल भेजा जा रहा था। ठीक है, 1887 ईस्वी में ज़ार अलेक्जेंडर के विरुद्ध षड्यंत्र करने के मामले में लेनिन के भाई अलेक्सेंद्र उलियानोव को फांसी दे दी गई। दोस्तों उसी बीच क्या हुआ, 1887 में, ठीक है, 1887 में लेनिन के जो भाई थे अलेक्सेंद्र उलियानोव को फांसी दे दी गया। तो दोस्तों आप लोग खुद समझिए, जो लेनिन एक बहुत ही बड़ा बाद में जाकर के रूस के प्रधानमंत्री बने, उनके भाई को ये जो अलेक्जेंडर थे वो फांसी दे दिए गए। तो क्या हुआ, ये लेनिन हाथ धो करके दोस्तों अलेक्जेंडर के पीछे पड़ गए थे और जब तक ना इसको बर्बाद कर दिए तब तक उसके पीछे पड़े रहे। इस अधिनियम के द्वारा पुलिस को अधिकार प्रदान करके नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए गए। रूस में रहने वाले दूसरे प्रांत के लोगों को शौक के दृष्टि से देखने जाने लगा, शक के दृष्टि से। ठीक है, यानी एक सबको मुजरिम के नज़र से देखने लगे। इस अधिनियम सैन्य व्यवस्था के शासन प्रणाली के समान थी। ठीक है, तो जो व्यवस्था लगाया गया था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ठीक है प्रतिबंध। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये था जो एक व्यक्ति की बेसिक नीड होती है, जिनको जितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो उतनी नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं पूरा पॉइंट को। ज़ार अलेक्जेंडर तृतीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने शासन व्यवस्था में सबसे ज़्यादा खतरा समझते थे। ठीक है, यानी उतना ज़्यादा वो लोग छूट नहीं देना चाहते थे। वह सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को भी विरोध करते हैं। यानी सार्वजनिक शिक्षा का मतलब क्या है, सभी को जैसे फ्री में एजुकेशन मिले वो नहीं चाहते थे। ठीक है, इसलिए वह शिक्षा को एक वर्ग, अभिजित वर्ग तक ही सीमित रखना चाहते थे। यानी जो उच्च वर्ग के लोग हैं शिक्षा को सिर्फ उन्हीं को ही मिले ऐसा चाहते थे। उसे इस बात पर जानकारी थी कि यूरोप में बौद्धिक क्रांति शिक्षा के द्वारा हुई थी। यानी ज्ञान की वजह से ही दोस्तों यूरोप में बौद्धिक क्रांति हुई थी। ठीक है, अतः वह रूस को इससे बचाना चाहते थे, इसलिए उसने शिक्षा प्रणाली और समाचार पत्र पर नियंत्रण रखने की कोशिश की ताकि वह उसके द्वारा क्रांतिकारी विचारधारा ना फैले। ठीक है, वो किसी भी व्यक्ति को उतना ज़्यादा एजुकेटेड ही नहीं बनाना चाहते थे, साथ ही साथ समाचार व्यवस्था को इतना फ्रीली नहीं, छूट नहीं देना चाहते थे जिससे वो अनाप शनाप या फिर व्यक्ति को उनके खिलाफ षड्यंत्र कर सके। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले उसने प्रेस पर नियंत्रण करने के उद्देश्य पर कठोर कानून लाया। इन समाचार पत्रों पर
उदारवादी तथा क्रांतिकारी विचारधाराओं के प्रकाशित को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी उदारवादी विचारधारा या फिर क्रांतिकारी विचारधारा छापना अब कानूनन जुर्म है। ठीक है। समाचार पत्रों के पूर्व निरीक्षण अब कठोरता से किया जाने लगा। यानी समाचार जब प्रेस में छपने के लिए जाएगा उससे पहले ही वो लोग निरीक्षण करेगा कि क्या चीज इसमें छापा जाएगा। ठीक है। इसके बाद उसने प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पर भी कठोर निगरानी रखने की कोशिश की। अब उसी छात्र भी बहुत कठिनाइयों से विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकते थे। सिर्फ और सिर्फ अभिजीत वर्ग यानी जो समाज के जो उच्च स्तरीय वर्ग थे उनको ही मिलता, और बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसीजर से गुजरने के बाद मिलता था। ठीक है। काफ़ी कठिनाइयों के बाद प्रवेश पाने बाद भी उनको इस बात की गारंटी देनी होती थी कि वह किसी भी संगठन या गुप्त संस्था का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है। यानी दोस्तों वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था ऐसा ना बने जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा सके। ठीक है। इसलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा निगरानी रखा था शिक्षा पर और प्रेस पर। ठीक है। नेक्स्ट है कृषकों के प्रति उदारवादी नीति का अवलंबन। ठीक है। क्या है दोस्तों, समझिएगा। ठीक है। 19वीं शताब्दी में कृषि दास प्रथा रूस की सबसे घृणित व्यवस्था थी। यानी दोस्तों क्या था, 19वीं शताब्दी में रूस में बहुत ही बड़े पैमाने पर कृषि दास हुआ करता था, जो उस टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा घृणित व्यवस्था थी। इस कुप्रथा के विरुद्ध रूस के कृषक समाज लगातार आवाज उठाते रहे। इस कारण स्थायी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में एक कानून बनाकर कृषि दास व्यवस्था को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है। तो दोस्तों ये जो कृषि दास व्यवस्था था जो पहले से बहुत ज़्यादा मतलब आंदोलन होते आ रहा था, ये व्यवस्था 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा ये समाप्त कर दिया गया था, अवैध कर दिया था, गैरकानूनी कर दी गई थी। लेकिन वर्तमान जार अलेक्जेंडर तृतीय ने अपनी उदारवादी शासन व्यवस्था के कारण कृषकों को फिर से दास्ता और बंगलू में बांधने की कोशिश की। ठीक है। यानी फिर से गुलाम बनाया जा रहा था। ठीक है। उसने कृषकों को मजदूरी, अनुशासन आदि के प्रश्न के आधार पर दबाने की कोशिश की। इसके लिए उसने 1886 में एक कानून बनाया। इस कानून के अनुसार पदी मजदूर श्रमिक स्वीकार करने के अनुबंध का पालन ना करते हुए तो उसे दंड अपराध माना गया है। यानी क्या है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई भी कृषक किसी से उधारी लेता है और वो चुका नहीं पाता है तो एक हिसाब से वो उसके गुलाम हो गए। ठीक है। तो ये व्यवस्था किसने लाया? जार अलेक्जेंडर तृतीय ने लाया। ठीक है। इसके अलावा उसने ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था इस प्रकार संगठित किया कि उन पर अब सामंतों का ही नियंत्रण और प्रभाव बना रहा। इस प्रकार जार अलेक्जेंडर तृतीय ने साधारण कृषकों के प्रति एक बार भी प्रतिक्रियावादी नीति का प्रारंभ कर दिया। यानी फिर से वो प्रतिक्रियावादी नीति स्टार्ट कर दिया इनके विरुद्ध, जो उनके पिता समाप्त कर दिए थे। ठीक है। जिसको कृषकों ने असंतोषता की भावना पनपने लगी। क्या है, ये नीति को देखते हुए जो किसान थे इनके प्रति मतलब गुस्सा होने लगे। ठीक है। अभिजीत वर्ग के विशेषाधिकार में वृद्धि। अभिजीत वर्ग मतलब जो समाज के बड़े बड़े वर्ग के तो लोग थे। ठीक है। जार अलेक्जेंडर तृतीय ने अपने शासनकाल में अभिजीत वर्ग को विशेषाधिकार में वृद्धि कर दिया गया। ठीक है। उसने स्थानीय स्वशासन तथा न्याय व्यवस्था संबंधी कई अधिकार प्रदान किए। 1890 में उसने जनिस्त्रीय व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया। ठीक है। इसके तहत उसने अभिजीत वर्ग को एक अलग समूह मानकर उसके प्रतिनिधि में वृद्धि कर दी गई तथा मतदान करने का अधिकार को कुछ
चुने हुए लोगों तक ही सीमित कर दिया। दोस्तों मैं क्या है पूरा समझा दूंगा, ठीक है। कृषि वर्ग को अनदेखा कर दिया गया, ठीक है। दोस्तों क्या था, सबसे पहले जो उन्होंने व्यवस्था लाया था, उस व्यवस्था के तहत सभी जानते हैं दोस्तों कि 5 साल हो, 4 साल हो, 3 साल हो, लेकिन हर साल मतलब ईयर बाय ईयर आपको इलेक्शन करवाना ही होगा। तो इलेक्शन को क्या कर दिया, इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ वही जात के लोग दे सकते हैं जो समाज में ऊंचे पोस्ट पर हो, यानी कृषक वर्ग और जो मजदूर वर्ग थे वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इस तरह का व्यवस्था जो ज़ार अलेक्जेंडर तृतीय ने किया, ठीक है। उसके इस कार्य के पीछे मुख्य उद्देश्य अभिजित वर्ग का समर्थन प्राप्त करना था, यानी जो समाज के ऊंचे वर्ग के लोग थे उनका समर्थन लेना था, सिर्फ और सिर्फ उनका उद्देश्य, ठीक है, तथा उनके मदद से लंबे समय तक शासन करना था, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट है यहूदियों के प्रति दमनकारी नीति। दोस्तों वो भी क्या थे, वो भी हिटलर के समान यहूदियों को देखना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। ज़ार अलेक्जेंडर तृतीय यहूदियों का कट्टर विरोधी था। इसी कारण उसने अपने शासनकाल में यहूदियों के प्रति दमनकारी नीति अपनाया। यहूदियों के खिलाफ बहुत से कानून बनाए गए। इन कानूनों को लागू होने के बाद यहूदियों गांव में संपत्ति खरीद नहीं सकते थे, यानी जो कानून बनाया उसके तहत कोई भी यहूदी गांव में संपत्ति नहीं खरीद सकते। यहूदियों को सैन्य सेवा खत्म कर दी गई, यानी किसी को भी सेना में भर्ती नहीं मिलेगी। उनके नगर में रहने के लिए बाध्य कर दिया गया, ठीक है। यहूदियों को शिक्षा ग्रहण करने पर भी कई अवरोध उत्पन्न हो गए, यानी बहुत सारा कानून बनाए गए उनको शिक्षा नहीं देने के लिए, ठीक है। 1887 में एक नियम पारित कर शिक्षा लेने वाले यहूदियों की संख्या सीमित कर दी गई, यानी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों को शिक्षा मिलेगा यहूदियों को, ठीक है। इसके अलावा कई अधिकारियों को समाप्त कर दिया गया। मतदान करने का अधिकार खत्म कर दी गई। बहुत से यहूदी दुकानदार, व्यापारी और कारीगरों और शिल्पकारों को मॉस्को शहर से बाहर निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारे उन पर जुर्म किए गए। उनको वोट देने का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, वहाँ पर जमीन खरीदने का अधिकार, यहाँ तक कि उनको मॉस्को शहर से भी बाहर कर दिया गया यहूदियों को, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यही लास्ट पॉइंट है, अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव का नीति। उस समय रूस में बहुत से अल्पसंख्यक जाति और संप्रदाय के लोग निवास करते थे, ठीक है। यानी दोस्तों अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है उन्हीं को कहते हैं अल्पसंख्यक, ठीक है। इनमें से मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक, ईसाई, लूथर संप्रदाय, यहूदी, मुस्लिम, यूक्रेनी, पोलिश, बेलारूसी, जर्मन, एस्टोनिया, रोमानिया आदि थे। तो दोस्तों ये संप्रदाय के लोग भी वहाँ पर थे। ये सब अल्पसंख्यक थे, ठीक है, यानी जनसंख्या में उतना ज़्यादा नहीं थे। ये विभिन्न विभिन्न भाषाओं, जातियों और संप्रदाय से संबंधित रखते थे। ज़ार अलेक्जेंडर तृतीय इन अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करना प्रारंभ कर दिए, यानी वो लोगों को किसी भी प्रकार का कोई छूट नहीं देता था। यानी अगर कोई भी मारपीट भी होता था तो इन लोगों के खिलाफ ही कानून पारित होता था, ठीक है। तो रूस के लोग, जनता और जो शासक थे उन पर ये लोग पूरा उत्पीड़न करने लगे, ठीक है। वह इन सब का यशीकरण करना चाहते थे, ठीक है। ज़ार अलेक्जेंडर तृतीय की नीति ने से इन अल्पसंख्यकों में असंतोष की भावना बढ़ती चली गई और कई स्थानों पर विद्रोह भी होना शुरू हो गया। तो दोस्तों इन सब कारणों के वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जगह में विद्रोह होना लग गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का ज़ार अलेक्जेंडर जो तृतीय था उनका गृह नीति। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों कोर पेपर 10 को अब सीरियस में लीजिए, ठीक है। आप लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो समय बचता है कोर पेपर 10 में लगाइएगा, ठीक है। मैं जितना हो सके उतना वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर आप कोर पेपर 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं लिए हैं
तो आप ले सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। PDF का मूल्य मात्र 25 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है आपको समझाते समझाते, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग समझ गए हैं वही ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।